आईपीपीज़ के हवाले से जो खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं रदर, तो ये तय पाया है अब तक की इत्तलात के मुताबिक कि हुकूमत उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ऊपर नज़र-ए-सानी पर तैयार है, क्योंकि हमेशा से कहा जाता था कि जनाब इनके ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती, सॉवरेन गारंटी क्लेम की जा सकती है। तो अब जो है इत्तलात ये हैं कि जनाब जमात इस्लामी ने जो प्रेशर इस वक्त डाला है वो काम कर गया है। न सिर्फ ये बल्कि जो महंगे पावर प्लांट्स हैं इनसे छुटकारा भी हासिल होना मुमकिन है। जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किए हुए, बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है कि आइंदा 40 से 50 दिनों में इसके समरात जो है वो सामने आएंगे, और साथ ही साथ जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर भी टैक्स में कमी का हुकूमत ने वादा किया। अब हुकूमत के पास इतनी स्पेस है या नहीं? हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब शौकत पराचा साहब मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि हुकूमत के पास हमेशा से हमने ये सुनने में आया कि जनाब न फिस्कल स्पेस है, न मॉनेटरी स्पेस है, फिर IMF का प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक के कर्जे हैं और बहुत सारी मुश्किलात हैं और परेशानी है। ऐसे में जमात इस्लामी का 14 रोज़ा धरना, ये किस हद तक आप इसको कामयाब देख रहे हैं? आज तो वो जलसा तशक्कुर भी इस वक्त पिंडी में मना रही हैं, तो आप समझते हैं कि जनाब ये IPPs इतना बड़ा जो अफरेत है, ये जिन जो है बोतल में बंद हो पाएगा? बहुत शुक्रिया। जो मुश्किलात आपने बताई वो तो हैं। IMF के साथ एग्रीमेंट अभी होना है, और जो शराइत एग्रीमेंट में दर्ज हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, उनके बोर्ड ने, IMF बोर्ड ने मंजूरी देनी है। जो शराइत हैं, अगर हुकूमत 1 इंच भी पीछे हटेगी तो ये $7+ बिलियन का जो एग्रीमेंट है या फिस्कल स्पेस है वो खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान में धरने आते रहते हैं। धरनों के 2 तरह के हैंडल किए जाते हैं धरने। नंबर 1, या तो कुछ ले दे के तय कर लिया जाता है, या फिर वादा वईद करके तय कर लिया जाता है। आपको याद है 2014 का धरना 126 दिन रहा था, लेकिन जो मकासद थे वो पूरे नहीं हुए थे उस धरने। हुकूमत ने वादा किया था, वो जुडिशल कमीशन बना था, 4 हल्के नहीं खुले थे, लेकिन जुडिशल कमीशन ने भी कह दिया था कि हाँ इलेक्शन ठीक हुआ 2013। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना इधर आया था, तो वो मौलाना साहब ने खुद कहा था कि हम बैठे हैं, हम अपने मुतालबात तक बैठेंगे, लेकिन फिर परवेज़ इलाही ने आकर नेगोशिएट किया, और परवेज़ इलाही ने बाद में कहा कि हमने कुछ ले दे के ये मामला तय किया। वो क्या लिया दिया था उसकी कभी तफसीलात नहीं है। जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा किया, जो एक प्रेसिंग अवामी इशू है उस पर 14 दिन धरना दिया। यकीनन सियासी कारकुनों का एक अदम तशद्दुद के साथ इस तरह बैठना ये काबिल तहसीन है। जमात इस्लामी का किरदार इस हवाले से काबिल तहसीन है कि उन्होंने किसी एक शख्सियत की बजाय उन्होंने अवामी मसाइल के हल को सामने रखा। लेकिन क्या IPPs के साथ मुआहदे रीनेगोशिएट होंगे? तो फिर सॉवरेन गारंटीज कहाँ जाएंगी? क्या हुकूमत IPPs के साथ मुआहदे स्क्रैप करेगी? नहीं कर सकती। आपको करके वगैरह का याद है क्या हुआ था? अदालत में फाइन हुआ, फिर वही उन्हीं के साथ नेगोशिएट करना पड़ा। तो इसलिए यौम तशक्कुर तो ठीक है, मनाना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं इसमें उम्मीद नज़र आती कि हुकूमत जो है वो IPPs के साथ मुआहदे स्क्रैप करेगी। रीनेगोशिएशन का हमेशा एक रूम रहती है, लेकिन उसमें जब आपने एक मुद्दत के लिए मुआहदे किए हों तो उन पर रीनेगोशिएशन भी उन्हीं की शराइत पे हुआ करती है, जो जहाँ हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें तो एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हमारी शराइत नहीं चल सकती। बहुत वो लीस्ट के ऊपर आके मेरे ख्याल से जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स है वहाँ पे से थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें मान ली जाएंगी। लेकिन जो ये कि बेंचमार्क है इस वक्त IPPs का, इसको शायद ना छेड़ा जाए। हुकूमत शायद पोजीशन में नहीं है इसकी, और इसी के ऊपर लेन देन होगा कुछ। जहाँ तक टैक्स का मामला भी देखें ना, टैक्स आप तो खैर मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं इन मामला को। टैक्स तो कौमी असेंबली पास करती है। जो टैक्स वाला सिस्टम है वो या तो फिर कौमी असेंबली में जाएं, कौमी असेंबली के सामने प्रपोजल रखें, और अगर आप टैक्स कम करते हैं तो IMF की शराइत तो यही होती है कि जो आप खर्चा कर रहे हैं ये बताएं कि आपकी इनकम कहाँ से होगी। और ये एक शोभा बताया गया था कि जो
सैलरीड क्लास है, हम इस पे इतने % टैक्स लगा देंगे, और एट सोर्स चूंकि कटता है आपका और मेरा जिससे टैक्स कटता है तनख्वाहदार तबके का, तो एट सोर्स कट जाता है। तो वो तखमीना या एस्टिमेट यही था जो आपको फिजिकल स्पेस बनी थी। या IMF के साथ रीनेगोशिएट करें या आप पार्लिमान के पास जाएं। एक तजवीज़ ये है, बेशक IPPs की हो या सैलरीड क्लास की, कि पार्लिमान के पास जाएं, पार्लिमान से कोई चीज़ पास करवाएं, पार्लिमान इस पे डिस्कशन करे, और फिर बेशक कोई बिल ठीक है। आ जाए सामने या लेकिन कुछ चीज़ आ पराचा जाए। साहब, इस वक्त जाहिर है कि आपने कहा कि जमात इस्लामी ने अवामी नफ्स के ऊपर हाथ रखा है, एक अवामी जो है वो महंगाई सबसे बड़ा एक मसला है, उसके ऊपर हाथ रखा है। लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी को जमात इस्लामी के तौर पर नहीं देखा जा रहा, जमात इस्लामी पाकिस्तान, बल्कि जमात इस्लामी बांग्लादेश तो उससे भी जोड़ा जा रहा है। तो जो अवाम की एक तवक्का है, अवाम की उम्मीद है, वो इस पूरे उसमें जमात इस्लामी के ऊपर कितनी है? देखिए, जमात इस्लामी एक एस्टेब्लिश्ड सियासी जमात है पाकिस्तान की, लेकिन आप पार्लिमान में नुमाइंदगी देखें तो इतनी होती है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लोगों की, देखिए ना, हम पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं, हम अडल्ट फ्रेंचाइज का मुल्क है कि 18 साल से ऊपर का जो भी पाकिस्तानी अडल्ट है वो वोट डाल सकता है। तो वो अगर उस अपील में जाए कि कितना इनको % वोट मिलता है, या पार्लियामान में इनकी कितनी नुमाइंदगी होती है, या सूबाई असेंबलियों में कितनी होती है, शायद ही कोई सेनेटर अब है। सेनेटर मुश्ताक खान की रिटायरमेंट के बाद, यानी वो 6 साल पूरे करके गए, तो अब तो पार्लियामान में अब्दुल अकबर चित्राली साहब तो हैं, इसलिए कम नुमाइंदगी होती है। लेकिन जमात इस्लामी की जो मूव होती है वो कम अज कम बड़ी इन्फ्लुएंशियल होती है, और उसके साथ फिर जो निगरान हुकूमत के अहदेदारान थे, खुद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी बोल पड़े। उसके बाद गौहर एजाज साहब तो मसलसल इस इशू को उठा के फिर रहे हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इस पे बात की। लोगों में जो बाकी सियासी जमातें भी हैं, अदराक तो है उनमें, लेकिन जमात इस्लामी बांग्लादेश पर तो पाबंदी लगा दी थी हसीना वाजिद ने। तो जमात इस्लामी बांग्लादेश ने हुकूमत नहीं गिराई, वो तो स्टूडेंट्स ने गिराई, वो जो जनरल पॉपुलेशन है उनके साथ खड़ी हो गई। वहाँ पर किसी एक खास जमात का क्रेडिट ना खालिदा ज़िया की नेशनलिस्ट पार्टी ले सकती है, BNP, ना जमात इस्लामी ले सकती है। बल्कि अब जो आर्मी बैक सिस्टम बना, आर्मी ने हसीना वाजिद को कहा कि भाई निकलो, 45 मिनट दिए, तो ये सियासी जमातें, चाहे BNP हो बांग्लादेश की, जमात इस्लामी बांग्लादेश, ये तो एक तरह की बेनिफिशरी बनी कि इनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया यानी गया। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया सर, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अब सूरत हाल, चूंकि अब बांग्लादेश की आप बात करें थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आगे इसके ऊपर भी डिस्कस करना है, और अच्छी बात यह कि आपसे मैं इसके ऊपर ज़रा लूँ कि जो बहुत बड़ा स्टेक था भारत का बांग्लादेश के अंदर, वो कितने बड़े स्टेक के ऊपर अब लग चुका है। फिर दूसरा, हसीना वाजिद का भारत के अंदर क़याम खुद भारत के लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि भारत का जो इंटरेस्ट है वो बांग्लादेश के ऊपर है, वो फ़र्द वाहिद हसीना वाजिद के ऊपर नहीं है। तो और फिर तीसरी बात यह कि पाकिस्तान किस तरह से इस सिचुएशन को कैपिटलाइज कर सकता है अपनी सिफारतकारी के जरिए। जामे जवाब मैं चाहूँगा आपसे। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि शेख मुजीब से लेकर फिर हसीना वाजिद के ये जितने भी टेन्योर गुजरे, 20 साल हुकूमत की, उसमें यकीनन इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ बड़ा स्ट्रांग हुआ। हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को मोर और लेस एक विजिलेंस थी दिल्ली की तरफ से ना। बहुत सारे बंगाली दोस्त बात भी नहीं कर सकते थे पाकिस्तान के हक में, लेकिन ये जो इनकलाब आया, और इसमें एक ताना जो हसीना वाजिद देती थी, रज़ाकार का मतलब है, कॉनोटेशन थी कि जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं या 71 में जो पाकिस्तान के साथ थे, ये उनको रज़ाकार कहती। तो इस बार तो लोगों ने इसको एक ऑनर के तौर पर स्लोगन लगाया कि हाँ, हम रज़ाकार हैं। यानी उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एसोसिएशन है उसको ओन किया। वो खौफ का बुत टूट गया जो हसीना वाजिद ने बनाया हुआ था। Having said that, इतना अरसा वहाँ हुकूमत रही हसीना वाजिद की, आप इमेजिन करें
कितना सिस्टम में वो पेनिट्रेट उन्होंने किया होगा, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, थिंक टैंक में, मीडिया में। तो सीना वाजिद के आउस्टर से वो यकदम तो पूरा वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, वो थोड़ा डॉर्मेंट हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे, लेकिन हम कहें कि ख़त्म हो जाएंगे, ये इतना जल्द पॉसिबल नहीं हुआ करता। इसलिए आपने देखा कि बहुत सारे वुज़रा के घरों को आग लगाई गई, वो पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं लगाई गई, बल्कि वो जो उनका अपना रिप्रेशन थी वहाँ पर, एक दबाया हुआ था पॉपुलेशन को। हसीना वाजिद को जैसे इसको खालिदा ज़िया को जैसे बंद किया हुआ था, जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ दी। कदीर चौधरी पंजाब यूनिवर्सिटी में 71 में पढ़ते थे, लेकिन उनको फांसी दी गई इस बुनियाद पर कि वो 71 के कोलैबोरेटर थे। बाकायदा एक लॉ पास किया हसीना वाजिद ने। तो जिस तरह दबाया गया था वो पॉपुलेशन उठ खड़ी हुई स्टूडेंट मूव के अंदर। अब रहा पाकिस्तान का सवाल। नंबर 1, पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि दूसरों के मामलात में मदाखलत नहीं करनी। भारत को जो सेटबैक हुआ, अब बांग्लादेश की अभी एग्जाम्पल आ गई, लेकिन मालदीव के इलेक्शन में भी भारत नवाज लोग हार गए। इवन श्रीलंका के बारे में 50-50 वहां पर मामला खड़ा है। नेपाल का मामला भारत के हाथ से काफी हद तक पहले निकल गया। अब वहाँ एक नो कॉन्फिडेंस आई है, तो जो प्रो इंडिया एलिमेंट है वो कोalition गवर्नमेंट में आए, दे आर नॉट लीडिंग द गवर्नमेंट। अफगानिस्तान के हवाले से आप देखें कि अशरफ गनी, अहमद करजई कितना प्रो इंडिया स्टैंस रखते थे, लेकिन 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने टेक ओवर किया, बेशक अभी पाकिस्तान क्या उनके साथ मसला चल रहा है ख्वारिज के हवाले से, लेकिन जो इंडिया का एक बेस बना हुआ था काबुल या दीगर 5 स्टेट थे, उसका सफाया हो गया। ठीक है। तो इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी के मैदान में इस रीजन में यकीनन सेटबैक्स आए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो पेनिट्रेशन हसीना वाजिद ने की थी, अवामी लीग ने की थी, 25 साल तक उनकी हुकूमत, ये कोई एक दिन में वो आउस्ट नहीं किया जा सकता इन्फ्लुएंस उनका। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन भारतीय खारजा उस वक्त एक सेटबैक हुआ उसका, और दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने की जो उसकी और ज़ेर असर लाने की जो पॉलिसी है वो आज उसको भुगतना पड़ रही है।